हेलो एवरीवन। आज जो नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, 2-3 टॉपिक बच गए थे एसएससी वालों के। ठीक है, उसमें से आज पहले पार्ट में ये वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर और मिरर और वाटर इमेज ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद वाले टॉपिक में मैं आपको क्लासिफिकेशन और डाइस और क्लॉक एंड कैलेंडर ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो 2 पार्ट में आपका एसएससी का बचा हुआ सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जो कि है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है? फिगर्स दैट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ enclosed रीजन्स आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स, नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम जो कि कई सारे समूह को मतलब कई सारी चीज़ों के समूह को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, और वो कैसे से रिप्रेजेंट करेंगे? इंक्लोज रीजन से। इंक्लोज रीजन्स कौन कौन से होते हैं? स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, ठीक है, रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल होता है, ये सब इंक्लोज रीजन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इसमें से किसी भी तरीके से वेन डायग्राम बनाया जा सकता है। ये नहीं आप कह सकते कि केवल सर्कल से ही दिखाया जाएगा, कभी किसी और तरीके से दिखाया तो गलत दिखाया। ठीक है, इनका नाम जॉन वेन के नाम पे वेन डायग्राम पड़ा, क्योंकि उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था मेथड को। ठीक है, तो 2-3 तरह के इसमें टेक्निक होते हैं। सबसे पहला होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब क्या है? कि जो सर्वमान्य हो। ठीक है, व्हेन वन ग्रुप ऑफ आइटम इज कम्प्लीटली इंक्लूडेड इन द सेकेंड ग्रुप ऑफ आइटम एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ आइटम्स आर अगेन कम्प्लीटली बिलोंग्स टू देयर थर्ड ग्रुप, दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ग्रुप का आइटम दूसरे ग्रुप के अंदर पूरा का पूरा आ रहा हो, और दूसरे ग्रुप का आइटम लॉजिकली तीसरे ग्रुप के अंदर पूरे का पूरा आ रहा हो। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आगरा, उत्तर प्रदेश एंड इंडिया। ठीक है, तो देखो आगरा किस में आता है? आगरा आता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में आता है आपका, और यूपी किस में आता है? यूपी अगेन पूरा इंडिया में आता है। तो इसी तरीके से यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है। ये सारे इंक्लोज रीजन्स अंदर ही होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ दूसरे वर्ड्स में, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स जो होते हैं हमारे, वो कंसेंट्रिक सर्कल या कंसेंट्रिक स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? ये सब हमारे यूनिवर्सल अफर्मेटिव को रिप्रेजेंट कर होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला ए ऑप्शन। ठीक है, बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें कुछ कुछ शेयर दिखा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आगरा का कुछ पार्ट यूपी में आ रहा है, कुछ पार्ट एमपी में आ रहा है, कुछ पार्ट बिहार में आ रहा है। ऐसा तो है नहीं, आगरा पूरा का पूरा यूपी में आ रहा है। तो इसीलिए आगरा यूपी में और यूपी पूरा किसमें? इंडिया में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? यूनिवर्सल अफर्मेटिव का। इसी तरीके से होता है यूनिवर्सल निगेटिव। यूनिवर्सली निगेटिव क्या होते हैं? वो आइटम्स जो कि 3 डिफरेंट ग्रुप्स में बिलोंग करते हैं, यानी कि वो आपस में कोरिलेटेड नहीं होते, तो उनको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल निगेटिव। ठीक है, यूनिवर्सल निगेटिव मतलब आपस में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है आइटम्स का। जैसे कि काऊ, क्रो और मैन। ठीक है, तो काऊ तो एक एनिमल है। ठीक है, क्रो क्या है? एक टाइप का बर्ड है। ठीक है, और मैन तो ह्यूमन तो हम हैं ही। ठीक है, तो आपस में इन सबों में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए 3 सेपरेट सर्कल्स हमेशा क्या दिखाएंगे? यूनिवर्सल निगेटिव। तो ऑप्शन डी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, जब आपस में ऐसा रिलेशन हो कि एक ग्रुप का आइटम दूसरे ग्रुप में, दूसरे का तीसरे में जाए, तो वो क्या होते हैं? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। जब तीनों का ऑप्शन में कोई रिलेशन ना हो, तो वो कौन सा होता है? यूनिवर्सल निगेटिव। और जब थोड़ा बहुत रिलेशन हो किसी का, तो वो होता है पार्शियली अफर्मेटिव या पार्शियली निगेटिव, जिसकी बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो मिसलेनियस हो जाता है। वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है। उसके मैं आगे 2-4 क्वेश्चन करा के आपको समझाऊंगा। और जैसे एक टाइप का क्वेश्चन और आता है वेन डायग्राम में, जिसमें ये 3 तरह के डायग्राम बना दिए, सर्कल, स्क्वायर और सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल। ठीक है, और इसमें रीजन्स का नेमिंग कर दिया। ठीक है, और आपसे पूछा कि क्वेश्चन में कि विच पार्ट शोज लिटरेट मेल्स हु आर डॉक्टर्स। देखो लिटरेट कौन सा शो कर रहा है सर्कल में? ये रीज़न। ठीक है, पूरा सर्कल क्या शो कर रहा है? लिटरेट। तो लिटरेट के साथ क्या कॉमन होना चाहिए? मेल्स। मेल्स किसको शो कर रहा है? ये ब्लू वाला। ठीक है, तो हमारा ब्लू वाला क्या शो कर रहा है? मेल्स। ठीक है, तो ये मेल्स शो कर रहा है, ये लिटरेट शो कर रहा है, और ये डॉक्टर शो कर रहा है। तीनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में? देखो सिर्फ ई रीज़न है। ठीक है, तो हमारा कौन सा रीज़न का ऑप्शन सही हो जाएगा? ई। तो क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ई। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि कॉमन रीज़न देखना था लिटरेट मेल्स हो
जो कि डॉक्टर्स हों, ठीक है। तो वो कौन से हो गए, ई ऑप्शन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं एसएससी में, ठीक है। अब जैसे मैंने पार्शियल अफर्मेटिव निगेटिव का बताया था, क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली। अब देखो, एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं, लेकिन दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं, तो इसीलिए इसको डी से दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि एक फैमिली के अंदर तो हस्बैंड भी है, ठीक है, फैमिली है, फैमिली के अंदर हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, ठीक है, लेकिन दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, ठीक है, वो दोनों सेम नहीं हो सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही आदमी हस्बैंड भी हो, एक ही आदमी वाइफ भी हो, ठीक है, तो वो अलग अलग ही होंगे। इसीलिए जो डी ऑप्शन है वो सही है हमारा, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स एनिमल, डॉग एंड पेट्स। अगेन, ठीक है, यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा कि यहाँ पे एक एनिमल है, ठीक है, जैसे सपोज करो मैं बताना चाह रहा हूँ जो ये एनिमल का एक रीज़न है, इसके अंदर डॉग्स भी आते हैं और जितने पेट्स होते हैं वो सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन क्या ये सेपरेट हैं, नहीं, यही गलत है। क्योंकि जो डॉग होते हैं वो कुछ पेट्स भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे डॉग्स पेट्स हों, तो इसीलिए इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, क्योंकि कुछ रीज़न जो इसमें इंटरसेक्ट कर दिया, यही हमारा सही है। इसमें क्या किया, सेपरेट एंटिटी दिखा दिया, जो कि गलत है, क्योंकि कुछ डॉग पेट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे डॉग पेट्स नहीं होते। घरों में देखा ही होगा, कुछ कुत्ते जो होते हैं वो पालतू हो जाते हैं। पेट मतलब क्या होता है, पालतू, ठीक है। तो जानवर तो कुत्ता भी है, और जो पालतू होते हैं वो जानवर ही होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, पेट्स एंड डॉग और पेट्स आपस में कॉमन है कुछ रीज़न, लेकिन पूरा नहीं। तो इसी तरीके से डी ऑप्शन सही हो गया हमारा। अब क्या पूछ रहा है, फीमेल्स, नीसेस एंड कजिन्स। अब देखो, जो कजिन्स होते हैं, कज़न एक जनरल टर्म में यूज़ होने वाला वर्ड है, वो मेल या फीमेल दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो फीमेल के साथ तो इसका कुछ पार्ट कॉमन होगा, ठीक है, ये तो हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कज़न एक फीमेल वर्ड नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट कॉमन होगा। इसी तरीके से जो नीसेस होती है, नीसेस तो ऑब्वियसली पूरा फीमेल होंगी, ठीक है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि कुछ नीसेस ऐसी हो जो किसी की कज़न हो, इसीलिए इसका ये भी पार्ट कॉमन होगा। तो इस तरीके से यहाँ हमारा इस तरीके का वेन डायग्राम इसके केस में बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है बेसिक, वो समझ में आ गया होगा सबको। कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं थी, ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक था, मुश्किल से 10-15 मिनट का टॉपिक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट हो तो ग्रुप पे आके पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर में दिक्कत क्या आती है लोगों को, लोग लॉजिक नहीं जोड़ पाते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो जैसे अब इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, 39 आया है, ठीक है, तो 39 कैसे आ रहा होगा, तो देख, हमेशा जब भी रिलेशन हो तो वो क्रॉस इस तरीके से बनता है, ठीक है, आपस में मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, या इस तरीके से, या फिर इस तरीके से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रिलेशन बनता है, ठीक है, या फिर वर्टिकल या इस तरीके से बनता है, या फिर हॉरिजॉन्टल इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्शन में कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा हमेशा। तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में रिलेशन विजुलाइज करना सीखो। अब जैसे पहला केस जो हमारा है उसमें क्या है, वर्टिकली रिलेटेड है, 6 × 5 + 3 × 3 क्या हुआ, 39 ही तो हुआ। इसी तरीके से 5 × 7 + 4 × 4 क्या हुआ, 51 ही तो हुआ। इसी तरीके से 3 × 4 + 5 × 5 क्या हो जाएगा, 37। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, यही हमारा आंसर है जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आना है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे देखो, नीचे क्या है, अब नीचे क्या कर रहा है, नीचे थोड़ा सा टिपिकल लॉजिक है। अब वो क्या है उसको भी डिस्कस करते हैं। जो नीचे वाला लॉजिक है उसमें क्या लोचा है कि वर्टिकली ही रिलेटेड है, लेकिन कैसे, 3 × 5 + 21/7। देखो वर्टिकली तो इन दोनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, वर्टिकली इन दोनों एलिमेंट में तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन इन दोनों एलिमेंट में डिवीज़न लग गया। तो क्या हो गया, 15 + 3 18। इसी तरीके से 4 × 5
प्लस 27/9 क्या हो जाएगा 23। इसी तरीके से हमारा पूछ रहा है कि क्या करेंगे कि 27 आएगा, तो 6 इंटू एक्स, क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लो, ठीक है, प्लस 33/11 इज इक्वस टू 27। तो 6x इक्वल्स टू 24, तो x इक्वल्स टू 4। बस क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनना है। और ऊपर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया था 37। तो मैंने क्या बताया, जो मैंने ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने बताया ना आपको कि इस तरीके से, और जब भी बात करोगे हॉरिजॉन्टली फिर वर्टिकली, ठीक है, फिर क्रॉस, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसी तरीके से आपस में मिसिंग नंबर रिलेटेड होंगे, प्लस माइनस डिवीज़न स्क्वायर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का थोड़ा सा लॉजिक डिफ़िकल्ट है। 9, 17, 69 कैसे, तो 17 गुणे 3, 17 गुणे 3 करो क्या आएगा 51, 17 गुणे 4 करो क्या आएगा 68। लेकिन क्या 68 में 9 जोड़ोगे तो 77 ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। तो 17 किया 51, अब 9 में क्या जोड़े कि 69 आ जाए, तो 51 प्लस 9 गुणे 2, तो 51 प्लस 18 कितना हो गया 69, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो पहला कॉलम है उसके एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई होना है, 2 इंटू 9 प्लस 17 इंटू 3 इक्वल्स टू 69। इसी तरीके से 2 इंटू 13 प्लस 11 इंटू 3 इक्वल्स टू 59। तो क्या करेंगे कि इसमें आपका 2x प्लस 39, 13 इंटू 3 कितना होता है 39 इक्वल्स टू 49, तो 2x इक्वल्स टू 10 विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 5। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा 5, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो आपको लॉजिक ढूंढना है। अब यहाँ पे क्या रिलेशन था, यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टली रिलेशन था, ठीक है। लेकिन क्या था, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे थे जिसको आपको आइडेंटिफाई करना था। अब जैसे इसमें देखो, इसमें आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, कैसे 1 पहला एलिमेंट है 1 का स्क्वायर, 2 दूसरा एलिमेंट है 2 का स्क्वायर, 3 तीसरा एलिमेंट है 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो 2 पहला एलिमेंट है 2 का स्क्वायर, फिर इस तरह से चलो आओ तो 3 का क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, समझे। तो है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और समझना है क्वेश्चन को। इसमें भी आपका इसी तरीके से चल रहा है, लेकिन रिलेशन क्या बनना है 25 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 6। इसी तरीके से 38 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 8, ठीक है। इसी तरीके से 89 प्लस 16 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 105/7 इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लॉजिक है। अब क्या है, अब आपको थोड़ा सा लॉजिक सोचना पड़ेगा यहाँ पे। 702 काफ़ी बड़ा नंबर है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 9 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 3, तो 9 सत्ते 63 गुणे 24, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ऐड करो और फिर देखो तो क्या हो जाएगा 9 + 7 16 गुणे 11 176, अब भी नहीं बनना है, ठीक है। वर्टिकली ऐड करो और देखो 17 गुणे 10 170, ये भी नहीं बनना है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करो, आपस में सबको जोड़ो पहले। 9 + 7 16 + 8 24 + 3
9 7 16 8 24 3 27, ठीक है। 27 हमारा आ रहा है, ठीक है। 27 हमारा आ रहा है, तो 27 का स्क्वायर करो। 27 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 27 का स्क्वायर होता है 729, क्लोज पहुंचा। और इसमें से 27 माइनस कर दो, कितना होगा? 702, यानी कि जितना स्क्वायर किया उतना ही माइनस किया। ए स्क्वायर माइनस ए, तो 6 + 8 14 + 4 18 + 5 23, यानी कि इक्वल टू 23 का स्क्वायर माइनस 23। 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529 माइनस 23 इक्वल टू 506। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा? 506 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते जाना, और कुछ है नहीं। अब जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें एक सेक्शन में देखो तो 14 + 5 × 2 हुआ है पहले में, तो कितना आया? 38, ये वैल्यू। इसी तरीके से 13 और 12 + 12 × 2 कितना आया? 50। अब पूछ रहा है 11 + x × 2 = 60, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो 11 + x = 30, तो x = 19। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, और कुछ नहीं था। इसी तरीके से अब नीचे आ जाओ। नीचे क्या है? 5 - 5 = 0 का क्यूब = 0, 7 - 3 = 4, 4 का क्यूब = 64। देखो 64 आ गई वैल्यू। इसी तरीके से 11 - 8 = 3, 3 का क्यूब = 27, 27 आ गई वैल्यू। 0 64 27 से लॉजिक समझ में आ गया क्या करना है। तो 8 - 2 = 6, 6 का क्यूब = 216। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 216। तो इस तरीके से आपको मिसिंग नंबर्स के लॉजिक बनाने हैं। किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है लॉजिक आपको मैंने वो बता दिया, ठीक है। बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में, और ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। आई होप कि सबको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या आज? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यूनिवर्सली अफर्मेटिव, यूनिवर्सली निगेटिव, ठीक है। फिर उनको कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल मिसलेनियस भी देखे हमने। फिर उसके बाद मिसिंग नंबर्स में कुछ टॉपिक देखे, कुछ लॉजिक देखे, ठीक है। तो उससे हमको समझ में आया कि किस तरीके से पैटर्न आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब आ जाते हैं मिरर इमेज पे। तो ये कुछ लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, जिनकी मिरर इमेज बन रखी है। इनको एक बार सरसरी निगाह से देख लो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो भी है वो है हमारा वाटर इमेज, ये भी दे रखा है मैंने, ठीक है। तो मिरर इमेज, वाटर इमेज एक बार ध्यान से देख लेना सब लोग, कैसे बना रखा है इसमें, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन करते हैं, और फिर क्वेश्चन करके आज का सेशन रैप अप करते हैं। क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। तो एक ANS43Q12। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ANS43Q12 मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? मिरर इस साइड रखा है, ठीक है। तो अगर इस साइड रखा है तो यानी कि ये इस तरफ आएगा, तो यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? 2। तो 2 की मिरर इमेज कैसे बनती है? 2 की मिरर इमेज जो बनती है हमारी, वो बनेगी 2, ठीक है। फिर इसी तरीके से 1, फिर इस तरीके से Q, फिर 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद S भी उल्टा बनेगा, ठीक है। फिर N, फिर A, तो यही रहता है, ठीक है। तो हमारा ये मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है? ये हमारा मिलता जुलता ऑप्शन 2 है, यानी 2 ऑप्शन किसमें है? B। तो ऑप्शन B कौन सा हो गया? करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बस मिरर को पलट दो, अपने आप विजुअलाइज हो जाएगा, समझे। तो इसी तरीके से वाटर इमेज में क्या होगा? वाटर इमेज में जस्ट इसके नीचे में समझ लो, वाटर इमेज के केस में जस्ट इसके नीचे समझ लो मिरर रखा है, ठीक है। तो अगर नीचे मिरर रखा है तो मतलब A, ठीक है। फिर उसके बाद N, ठीक है। फिर उसके बाद S, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद Q, फिर उसके बाद 1,
ये सॉरी इस तरफ रहेगा, ठीक है। और फिर टू कैसे रहेगा, ऐसे। इस तरीके से हमारा ये वाटर इमेज बन गया, ये मिरर इमेज बन गया, ठीक है। मिरर इमेज में सपोज करते मिरर इस साइड रखा है, वाटर इमेज में सपोज करते मिरर नीचे रखा है, बस। तो इसी तरीके से हमारे सारे मिरर इमेज के क्वेश्चन बनते हैं। आई होप के लॉजिक सबको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट था, मिरर इमेज था, क्योंकि वाटर इमेज हो गया, कुछ और बना देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस बनाते जाओ और सॉल्व करते जाओ। जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आके टेलीग्राम चैनल पर पूछो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एसएससी के भी एग्ज़ाम सब लगातार होंगे, तो इसीलिए मैंने एसएससी के जितने टॉपिक्स हैं उनको जल्दी जल्दी ख़त्म कराने का सोचा। तो जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है रिसेंटली, तो मैंने आज ही वीडियो बना दी है। तो अब केवल बचा है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे नहीं एक्सपेक्ट कर पाते हैं, वो है क्लॉक एंड कैलेंडर, जो कि मैं कल सबसे पहले उसी को कवर कर दूंगा। और उसके बाद 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो उसी के साथ वीडियो में कवर हो जाएंगे। आधे 1 घंटे की वीडियो रहेगी, उसमें एसएससी के सारे बाकी टॉपिक्स ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर एवरीबॉडी।